मेरे प्यारे बच्चों, 21 अप्रैल 2020 एंटायर कंट्री is suffering from a disease COVID-19 world even. During this time I am trying to deliver something which is possible at my hand because मैं कोरोना वॉरियर बन के ना डॉक्टर हूँ ना एक ऐसा कोई सेवक हूँ जो लोगों की सेवा तक पहुँच सकूँ, लेकिन यस एक टीचर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसे समय में मेरे ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ाने से किसी बच्चे को कोई मदद हो सकती है, तो इट विल बी माई अ लिटिल बिट एज गुड कंट्रीब्यूशन एज वन कैन। और मैं आपको बताऊं, बहुत बचपन से ही एक उम्मीद रखता था कि शायद कभी मैं भी जब 12वीं में पढ़ता था 1987 में, तो मैं भी फौज में भारत की सेना में जाऊंगा, नेवी में, एयरफोर्स में। बट ऐसा हो न सका। कई बार कोशिश हुई, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी होना था वो हुआ। फिर मेरे दिमाग में अब इस समय पे एक बहुत अच्छी बात याद आई कि जो मेरे देश के सेवक, जो मेरे सोल्जर्स, जो मेरे ऑफिसर्स, जो इस ऐसे समय में, या हमारे डॉक्टर्स, या ऐसे पेरेंट्स, या वो बच्चे जो रियली ऐसे टाइम में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी ये सेवा जो होगी वो एक बहुत बड़ा उपहार हो जाएगी। उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपके लिए 21वां वीडियो 21 तारीख को तैयार किया है, कर रहा हूं यानी। और इस वीडियो को मैं स्पेशली अपने सारे फौजी भाइयों के नाम पे देना चाहता हूं। मेरी परिवार में भी काफ़ी लोग इस सेवा में हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट। देन आई डिसाइडेड दैट हाउ कैन आई रेंडर माई सर्विसेज फॉर my lovely soldiers who are day and night working at borders without caring about their families। तो अगर उनके बच्चों तक ये पहुंचेगा जो 10th में पढ़ रहे होंगे, और अगर वो जरा से एक लाइन का, एक थ्योरम का, एक चैप्टर का भी फायदा उठा पाते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने सच में कुछ किया है। क्वेश्चन आता है आज कि हम ये जो क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ाना चाहता हूँ। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काफी अच्छी वैरायटी लिए हुए है। तो मैं इस चैप्टर के अंदर आपको बताना चाहता हूं सिमिलर ट्रायंगल्स। सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल क्या होता है ये ध्यान रखिएगा कि एक इतना अच्छा भजन किसी ने गाया है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। या करेज से, ईमानदारी से, हिम्मत से और डिसिप्लिन में हो रह के काम करिएगा। एवरी प्रॉब्लम हैज द सॉल्यूशन, सबका सॉल्यूशन होगा। ओबे द इंस्ट्रक्शंस। तो ये ट्रायंगल है। पहले बात आती है ट्रायंगल क्या होता है। क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स और बाउंडेड बाय 3 लेग्स और बाउंडेड बाय 3 एजेस। क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज नोन एज द ट्रायंगल, और ट्रायंगल इज अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, और triangle is a polygon having least number of sides। क्लियर है? ट्रायंगल की डेफिनेशन 3 तरह से दे दूं। ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, नंबर 1। दूसरा ऐसे दे सकते हैं, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। ऐसे भी दे सकते हैं, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि किसी भी पॉलीगन में 3 से कम साइड नहीं हो सकते। चलो, एक ट्रायंगल का नाम हम 6 तरह से दे सकते हैं। ट्रायंगल कैन बी नेम्ड एज ABC, ACB, BCA, BAC। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये सिंबल है ट्रायंगल का। ट्रायंगल CAB, ट्रायंगल CBA। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ट्रायंगल हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल सेम है। जैसे बच्चे को उसकी मम्मा प्यार से, अगर किसी बिटिया का नाम पूर्णिमा है तो उसकी मम्मा उसको कुछ कहती है, पापा प्यार से कुछ कहते हैं, क्लास टीचर कुछ कहता है, फ्रेंड्स में कोई नाम है। बच्चे का बायोलॉजिकल कंटेंट तो वही है ना। तो ट्रायंगल एक ही है। ईच ट्रायंगल कैन बी नेम्ड इन
6 ways. 6 से ज्यादा नहीं हो सकते और 6 से कम नहीं हो सकते. बट इन ईच सिचुएशन द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल रिमेन सेम. कुछ भी नाम लिख दो. आपने ABC लिखा, आपका ये प्लॉट है, आपने ये जमीन खरीदी है जी, तो आपने ABC लिखा तो क्या है, एरिया उतना ही है. आपने ACB बोला, एरिया उतना ही है. आपने BCA बोला, आपने BAC बोला, आपने CAB बोला, आपने CBA बोला. पेरीमीटर और एरिया में कोई फर्क नहीं आने वाला. बट यस रिमेंबर, कुछ रीजन है जो मैं आपको 6 नाम बता रहा हूं. इसका इस सिमिलर ट्रायंगल में यूज होने वाला है. जैसे आपके माँ बाप आपको कई बार समझाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मेरे पापा या मेरी माँ या मेरे बड़े मेरे से ऐसे क्यों करें, या मेरे टीचर्स ऐसे क्यों करें. उसके पीछे कुछ रीजन होता है. जैसे मैंने यहाँ पे 6 नाम दिए, अभी लग रहा होगा ये क्यों बोल रहा है, बड़ कर रहा है. इसका कुछ रीजन है, इसका कुछ लॉजिक है. और मैंने क्या कहा है, इन 6 के 6 का एरिया भी सेम होता है. इसका भी रीजन है. एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. और आप ऐसे भी कह सकते हो, जो लोग नेगेटिव हैं वो हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम भी ढूंढ रहे हैं. बी वेरी पॉजिटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड अब मैंने ट्रायंगल के बाद आपके पास आना है ये समझाने के लिए कि सिमिलर क्या होता है. देखो, सिमिलर की डेफिनेशन समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल. 10वीं के बच्चे हो, गए आप, स्कूल खुलेगा, जरूर जल्दी खुलेगा, आप स्कूल जाओगे, जरूर जाओगे. आपका CBSE में या जिस भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, आपका वहां रजिस्ट्रेशन भी होगा. रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके स्कूल वाले यानी आपके क्लास टीचर्स, आपके कोऑर्डिनेटर्स, आपके प्रिंसिपल आपसे फोटो मांगेंगे. फोटो मांगेंगे तो सारे बच्चे, मैंने देखा है जनरली, एक साथ भागते हैं, फोटो खिंचवाएंगे. तो मान लो किसी बच्चे ने फोटो कराया, तो फोटोग्राफर कहता है जी 4 से कम नहीं दूंगा. आपने कहा भैया 4 दे दो, पर जल्दी दे दो, कल स्कूल में देने. स्कूल की ड्रेस में होनी चाहिए, पीछे ये रेड होना चाहिए, आगे यहाँ नाम लिखा हुआ होना चाहिए, ये डेट होनी चाहिए. तो जब आपने वो 4 फोटो लेके आते हो तो मेरे बच्चों वो चारों के चारों फोटो आइडेंटिकल होते हैं. शेप और साइज सेम होता है. वो सीजर लेता है, कट करके 4 पीस करके आपको एक एनवेलप में डाल के दे देगा, कहेगा कि लाओ 100 रुपए आपके फोटो ये. तो जब आप फोटोज लेके आते हो, चारों आइडेंटिकल होते हैं. वो चारों फोटो जब आपके पास आ जाएंगे तो वो हो गए कॉन्ग्रुएंट. उसके अंदर शेप और साइज दोनों सेम. शेप और साइज जब वो दोनों सेम है आपके, तो क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट. फोटो लेके घर आ गए. लाइफ में सबसे बड़ा गुरु जिसको भगवान और टीचर से पहले स्थान दिया है वो है आपकी माँ. माँ फोटो देख के खुश होती है. वो कहती है कि बेटा आपने फोटोग्राफर को बोलो कि इस फोटो की थोड़ा सा ना एनालार्ज करके, आप जानते हो जैसे आप फोटो खींचते हो कैमरे में मोबाइल से और उसको फिर जूम करके बड़ा कर देते हो, छोटा कर देते हो, पता नहीं क्या क्या होता है आजकल. वी आर द ओल्ड वन, वी आर नॉट सो मच फेमिलियर विद टेक्नोलॉजी. ये तो मेरा होममेड है, जो मेरे पास मैसेज भी आया था कि भाई आप ऐसा करो, थोड़ा वैसा करो, ये बनाओ, अच्छे बनाओ. मेरे पास जो है आई एम बिलीविंग दैट व्हाट आई एम रियली एंड आई मीन रियल, आई विश टू बी दैट ओनली. तो आपकी मम्मा ने फोटोग्राफर को बताया, उसने आपके फोटो को एनलार्ज करके दे दिया. तो एनलार्ज फोटो में शेप तो आप ही की है, साइज अलग हो गया. तो व्हेन शेप and size are same तो congruent. when shape is same, size is different, then they are similar. जैसे हर सिमिलर ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, लेकिन जितने भी कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर होते हैं. ये आपके 4 फोटो हैं, ये आपके 4 फोटो हैं. चारों फोटो आपको दिए फोटोग्राफर ने एक एनवेलप में डाल के, ये कॉन्ग्रुएंट हैं आपके. और कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं वो सिमिलर जरूर होते हैं. इफ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट दे आर बाउंड टू बी सिमिलर. क्यों? व्हेन शेप एंड साइज both are same, then they are congruent as well as similar. But if shape is same, size is different, then they are not similar. Then they are not congruent, only similar. Remember. तो ये आपको पहले सिमिलर, जैसे किसी बच्चे को स्क्वायर्स बनाने का शौक है, एक उसने ये बना दिया, एक बच्चे ने स्क्वायर ये बना दिया, एक ने ये बना दिया. स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर. अगर स्क्वायर्स की एजेस भी बराबर हो जाएं, अगर स्क्वायर्स की एजेस भी बराबर हो जाएं,
पहले बहुत भली भांति ये समझ लो आप कि इफ द फिगर्स आर इक्वल, सेम इन शेप एंड साइज बोथ, शेप और साइज दोनों में इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, वो कॉन्ग्रुएंट भी होती है और सिमिलर भी होती है। बट अगर सिर्फ शेप सेम है, साइज अलग है, तो उनको हम सिर्फ सिमिलर बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। दुकान में आप मार्केट में जाओ, जो हार्डवेयर वाले होते हैं वो सबसे बड़ी बाल्टी को नीचे लगा देते हैं, उसमें छोटी बाल्टी, उसमें छोटी बाल्टी, ऐसे 20-25 बाल्टी अपनी दुकान के सामने सेल करने के लिए रख देता है। बकेट की शेप को हम फ्रस्टम बोलते हैं। व्हेन आई विल डिलीवर इफ पॉसिबल द लेक्चर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एट दैट टाइम आई विल टेल यू कि फ्रस्टम क्या होता है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ बकेट इज द फ्रस्टम गिवन बाय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ने दुनिया को बहुत दिया, ठीक है। अब ये हमारा ये जो फ्रस्टम है, बकेट है, सबसे बड़ी बकेट, छोटी बकेट, छोटी बकेट, छोटी बकेट, छोटी बकेट, जो 20वीं बकेट है वो बहुत छोटी है, दे ऑल आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यस, बट इफ congruent figures are there, they are bound to be similar. But if similar figures are there, they may or may not be congruent. अब जैसे कभी आपसे एग्जांपल किया जाए या सिमिलरिटी पढ़ानी है तो उसका बहुत अच्छा तरीका है। मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, मैंने कहा भैया सारे बच्चे अपने भी कंपास और पेंसिल निकालो और आप अपना सर्कल्स बनाइए। तो सारे बच्चों ने, किसी ने वो, मैंने रेडियस को फिक्स नहीं किया, सब ने अपनी अपनी चॉइस से सर्कल बनाते चले गए। All these circles are similar, not congruent. ऐसे ही मैंने कहा भैया स्क्वायर्स बनाओ, तो आपने स्क्वायर बना लिए। मान लो दो दोस्त थे बहुत अच्छे, और जब तक मैंने इंस्ट्रक्शन दी तो उसने पूछा तू कितने का रेडियस ले रहा है, तू कितने का ले रहा है, उन्होंने कहा मैं 3 का ले रहा हूँ, तो इसने भी 3 का बना दिया और इसने भी 3 का बना दिया। तो ये जो सर्कल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। इफ द रेडियाई ऑफ 2 or more circles are same, centers are different, circles are said to be congruent as well as similar. जो congruent है वो similar तो हो गया, लेकिन जो similar हैं उनमें क्या है, एक प्रॉपर्टी ये है कि सेंटर्स तो अलग अलग होंगे ही, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल्स अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है। अगर उनकी रेडियाई अलग है तो सिर्फ सिमिलर होंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर बट ऑल सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर सेम। सिमिलर इन केस ऑफ द स्क्वायर, जितने भी हम स्क्वायर्स ड्रॉ करते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन उनकी एजेस बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, और जो कॉन्ग्रुएंट होता है वो सिमिलर जरूर होता है, बट सिमिलर जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो। तो ये मैंने आपको बताया ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या है, ट्रायंगल के 6 नाम क्यों हैं, ट्रायंगल का एरिया 6 के 6 नामों में सेम क्यों होता है, ट्रायंगल सिमिलर क्या होता है। अब मैं डिस्कस करूंगा आपको कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। जैसे सबसे पहले मैं एक बहुत छोटी सी बात बताई आपको, चलो थोड़ा ट्रायंगल के बारे में 1 मिनट का रीकैप और देता हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स के टाइप। ट्रायंगल्स के नाम 2 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, वन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स and other on the basis of length of sides। मैंने कहा ना आपसे ये ट्रायंगल है ABC, इसके 6 नाम है। अगर बेस BC है तो परपेंडिकुलर आपका AD होगा, अगर बेस AC है तो परपेंडिकुलर BE होगा, अगर बेस AC है तो परपेंडिकुलर CF होगा। याद रखना हर केस में एरिया सेम होगा, यानी हाफ ऑफ BD into AD will be same as half of AC into BE will be same as half of AB into CF. A triangle can has 3 base। जैसे ही बेस चेंज होगा आपका परपेंडिकुलर ट्रायंगल के लिए चेंज हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट चेंज हो जाएगी। जब बेस BC था तो हाइट AD है, जब बेस AC है तो हाइट BE है, जब बेस AB है तो हाइट C है। ऐसा फिक्स नहीं है कि यही बेस है, जनरली ना हम कहते हैं ड्रॉ द बेस, जो नीचे दिख रहा है वो बेस है। ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, 3 साइड है, तीनों में से कोई भी बेस हो सकती है। और एक ट्रायंगल की 3 साइडों में से, जैसे मान लो मैंने BC को बेस ले लिया तो वर्टेक्स B आ गया और C आ गया, तो परपेंडिकुलर कहां से आएगा, हाइट कहां से आएगी, A से। वर्टेक्स A और C ले लिया तो हाइट कहां से आएगी, B से। वर्टेक्स A और B ले लिया तो हाइट कहां से आएगी, C से। ध्यान रखना
इसका भी रीजन है, मैं क्यों बता रहा हूँ, यूज होगा अभी आपके इसी चैप्टर में होगा। रीजन और जो बैकग्राउंड है वो बहुत जरूरी है ये समझना। एक ट्रायंगल के 6 नाम हो सकते हैं, हर नाम का सेम एरिया होगा, और एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, तीनों में से किसी को भी बेस ले सकते हैं, और हर बेस के लिए अलग से हाइट। क्लियर? चलो अब हम आपके लिए बता रहे थे क्लासिफिकेशन कि जो क्लासिफिकेशन है ना, नेम्स, जैसे एंगल्स के बेसिस पर नाम देना चाहते हो, इफ ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल की जगह आप एंगल्स के बेस पर नाम बोलिएगा इक्विएंगुलर। अगर 2 एंगल बराबर हैं तो आप उस ट्रायंगल का नाम, जैसे मान लो तीनों एंगल बराबर हैं तो इक्विएंगुलर हो गया, और हर एंगल एक्यूट है। इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्यूट देन वी विल से इट इज एक्यूट ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 का है वी विल से इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो वी विल से इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स मेजरमेंट, ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड मेनली इन 3 कैटेगरीज, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। जानते हो आप, बहुत छोटी चीज है बट बता दिया मैंने। लेंथ ऑफ साइड के हिसाब पे अगर तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल, 2 साइड बराबर है तो आइसोसेलेस, और अगर तीनों साइड अलग अलग है तो स्केल। लेकिन एक चीज और याद रखो आप यार, कि किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 का, 2 साइड बराबर है तो एंगल के बेस पे तो इसका नाम हो गया राइट एंगल, और साइड्स के बेस पे इसका नाम हो गया 2 बराबर है तो आइसोसेलेस। तो ऐसे ट्रायंगल का कंबाइंड नाम हो जाएगा राइट एंगल आइसोसेलेस। चलो ये बात हो गई। एक बहुत बेहतरीन बात आपको बतानी है जो मेरे को अभी अचानक से क्लिक हुई। आप लोगों ने ये ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, आपके गुरुजन जब आपको पढ़ा रहे होते हैं, मेरे बहन भाई जब आपको पढ़ा रहे होते हैं, जनरली तो प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादातर हमारी बहनों का बोलबाला है, बट यस मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जनरली कहीं हमारी जैसी प्रजाति भी मिल जाती है। तो ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो इसमें क्या फर्क होता है? एक काम करो, घूमने जाओ, पहाड़ों पे जाओ, या इधर करनाल, चंडीगढ़, कहीं भी जाओ, प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता है यू आर ऑन दिस ऑल्टीट्यूड। चंबा, हिमाचल कहीं जाते हो, पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो वहां लिखा रहता है आप समुद्र तल की से इतनी ऊंचाई पर है। भैया वो ऑल्टीट्यूड होता है, वह परपेंडिकुलर वर्टिकल नहीं होता। हवाई जहाज में बैठो, कभी ऊपर जाओ, भाई कहाँ जा रहे हो? गोवा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम बनारस जा रहे हैं। तो जब आप जा रहे होते हैं तो वहां भी क्या लिखा रहता है? ऑल्टीट्यूड आपके सामने, यू आर ऑन दिस ऑल्टीट्यूड। वो अनाउंस भी कर रहे होते हैं वहां पे जो आपके हेल्प करने के लिए जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं जो आपकी सेवा में आते हैं। तो ऑल्टीट्यूड क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, ये चीज पहले समझने की है। तो इसकी सिमिलरिटी का कंटेस्ट ज्यादा नहीं है, बट कई बार अचानक कोई अच्छी चीज याद आ जाती है, बता देनी चाहिए। वी शुड नॉट बी द चोर। चोर वो भी होता है जो जैसे मान लो मुझे बहुत कुछ आता है, कम पढ़ रहा हूँ तो मैं भी चोर हूँ। अगर मेरे को जो आता है मैं पूरा डिलीवर कर रहा हूँ, चाहे मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ या नहीं, तो आई एम नॉट अ चोर। तो क्वेश्चन है ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। देखो आपने देखा होगा जनरली कहते हैं ना कि भाई ये एक लाइन है और इस लाइन पे यहाँ एक पॉइंट आउटसाइड है, तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं। एक कंपास लिया, ऐसे खोला, यहाँ कट किया, यहाँ किया, ऐसे किया, ये ऑल्टीट्यूड है। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो ऑल्टीट्यूड है। आप ऊपर हवाई जहाज में है, वहां से नीचे आ रहे हैं तो आप ऑल्टीट्यूड को कम करते हुए चले आ रहे हैं। और अगर ये लाइन दे रखी है और लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ से आपने 90 का ड्रॉ किया तो आपकी नेचर नीचे से ऊपर जाने की, ये परपेंडिकुलर है, ये ऑल्टीट्यूड है। मुझे इतना पता है, इससे ज्यादा किसी को पता हो तो आप जरूर आपस में नॉलेज शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर एंड टीयर तो आपको नर्सरी से ही समझाया गया है। तो ऑल्टीट्यूड वो है कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं और परपेंडिकुलर नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये लाइन है, यहाँ पे आप हैं, यहाँ से आप ऐसे आ रहे हैं 90 का एंगल बनाने के लिए, तो ये आपका ऑल्टीट्यूड है। यहाँ पे आप ऑलरेडी हैं, यहाँ से जब आप ऊपर जा रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर है। एनीवेज, अब मैं आता हूं आपको ये समझाने के लिए कि व्हाट आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं वो हमारे 4 कंडीशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। 2 ट्रायंगल्स और मोर ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ all 3 angles of first are equal to respectively of all 3 angles of second। जैसे ये ट्रायंगल है आपका ABC और ये ट्रायंगल है आपका DEF। अब देखो जो मैंने 6 नाम दिए थे ना,
उनको आपको कनेक्ट करने में अब आनंद आएगा। इस ट्रायंगल के 6 नाम है, ए बी सी, ए सी बी। अगला नाम है आपका बी ए सी, अगला है बी सी ए, एक है सी ए बी, एक है सी बी ए, और यहाँ पे डी एफ डी ई एफ, एक नाम डी ई एफ, एक नाम डी एफ ई, डी ई एफ डी एफ ई, एक नाम हो सकता है एफ डी ई, एक हो सकता है एफ ई डी, एक हो सकता है ई डी ई डी एफ, एक हो सकता है ई एफ डी। ठीक है, इस ट्रायंगल के भी 6 नाम हो गए, इसके भी 6 नाम हो गए। अब मैं कहता हूं ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के बराबर है। जो 6 नाम दिए हैं उसके रिस्पेक्टिव ऑर्डर में ये बताओ एबीसी किसके सिमिलर होगा। ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल। क्वेश्चन ये आता है कि ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर है। एबीसी हमें ऑर्डर देखना है एंगल्स का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ये एंगल इसके बराबर है, तो ये ए से शुरू हो रहा है तो ये डी से शुरू होना चाहिए, ए तो दूसरा डी से। इसमें है दूसरा नाम बी, ए बी। मैं एबीसी को देख रहा हूं किसके सिमिलर है। ए पे एंगल जो बना है वो दूसरे में डी के बराबर है, बी वाला एफ के बराबर है, डी एफ, और सी किसके बराबर है, ई वाले के। ABC is similar to DFE, not other five. DFE कहाँ है ये? ABC is similar to DFE. सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने कह दिया कि ABC is similar to DEF तो आपने गलत कर दिया जी। सही करने के लिए ऑर्डर ध्यान रखना। इसीलिए इधर ट्रायंगल के भी 6 नाम हैं और इधर के भी 6 नाम हैं। हर एक नाम के लिए एक यूनिक नाम सिमिलर है। अब क्वेश्चन आता है कि एसीबी, देखो एसीबी में क्या किया है, सी और बी की पोजीशन स्वैप हो गई है, तो ये एबीसी किसके सिमिलर था, डीएफई के। तो जैसे यहाँ पर बीसी को सी भी लिख दिया, इसको ई एफ लिख दो, तो ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। एसीबी विल बी सिमिलर टू डीईएफ। कहोगे कैसे? देखो यहाँ पे ए है तो ए वाला एंगल मैंने डी के बराबर दिया था, यस, ए इज इक्वल टू डी, पहला और पहला। दूसरा वर्टेक्स सी है, ये रहा आपका सी वर्टेक्स वाला एंगल किसके बराबर है, ई वाले के। तो इसमें नंबर 2 पे सी है तो इसमें नंबर 2 पे ई है, और तीसरा वर्टेक्स तो बाउंड टू बी। जैसे ये मैंने बताया है कि सिमिलरिटी के लिए 6 नामों का ज्ञान जरूरी है। 6 नामों में कौन सा नाम कौन से ट्रायंगल के दूसरे साइड वाले के सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए मैंने बताया था कि ईच ट्रायंगल कैन बी नेम्ड इन 6 वेज एंड फॉर ईच सेपरेट नेम, फॉर ईच सेपरेट नॉमेनक्लेचर, फॉर ईच सेपरेट नेमिंग देयर इज अ सेपरेट सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल। खैर, ये आपके लिए एक काम की बात हुई थी जो मैंने बताई। सिमिलरिटी की जो कंडीशंस हैं उनको सुन लीजिए, वो मैं बार बार बताऊंगा। ट्रिपल ए, इफ 3 angles of first triangle are respectively equal to 3 angles of other triangle, then triangles are said to be similar. डबल ए, अगर पहले ट्रायंगल के 2 एंगल और दूसरे के 2 एंगल बराबर हैं तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जैसे मान लो एबीसी, ये ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एबीसी और ये पी क्यू आर। मान लो ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है और सी आर के बराबर है, तो ये ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बाय विच कंडीशन, ट्रिपल ए। क्वेश्चन है डबल ए, मान लो ये दे रखा है आपको कि एंगल ए तो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, बस 2 दे रखे, तीसरा नहीं दिया। क्या हो गया, सम ऑफ 3 एंगल चाहे ये है चाहे ये है चाहे कोई भी बनाए वो तो 180 रहेगा। तो इफ 2 angles of first triangle are respectively equal to 2 angles of other triangle, then third angle is bound to be equal. जो तीसरा एंगल बाउंड टू बी इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि डबल ए हैज कन्वर्टेड टू
ट्रिपल ए। तो डबल ए से और ट्रिपल ए से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगलों के बराबर है, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर है तो भी सिमिलर, क्योंकि थर्ड इज बाउंड टू बी इक्वल बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। एंड एक कंडीशन होती है एसएएस। ये क्या होती है? जैसे जो एंगल है ना वो बीच में आ रहा है, मान लो आप ये कहते हो कि AB का DE से रेशियो, AB का DE से रेशियो वही है जो AC का DF से, AC का जो DF से है। AB का DE से वही है जो AC का DF से है। और बीच वाला एंगल AB और AC के बीच में A और DE और DF के बीच में D, अगर ये एंगल्स बराबर है तो भी ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। तो दो कंडीशन ये थी, ट्रिपल ए और डबल ए। तीसरी है एसएएस और एक कंडीशन है सिमिलरिटी की, एसएसएस। एसएसएस क्या है? मान लो ये ट्रायंगल है, इसकी साइड्स मान लो 2 3 4 हैं। दूसरा ट्रायंगल है, मान लो इसकी साइड ये है 6, ये है 9 और ये है 12 है। तो देखो 2/6 इसका रेशियो 1/3, 3/9 इसका रेशियो 1/3, 4/12 इसका रेशियो 1/3। यानी कि if the ratios of respective sides of two triangles are same, then the triangles are said to be similar, and you have to name the condition SSS, SAS, double A, triple A। क्योंकि रीजन ना लिखने के मैथ्स में तो रीजन के साथ ही चलते हैं, रीजन ना लिखने के मार्क्स कट सकते हैं। आपको मार्क्स कटवाने नहीं है तो ये रीजन्स भी लिखें और ये कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी आपको क्लियर हो गई होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं भी होंगी तो मेरा ये चैप्टर काफी लंबा जाएगा, कई सारी वीडियोस बनेंगी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर डिलीवरी काफी है। ये जो 21वीं वीडियो आज 21 तारीख को बन रही है, इसमें मैंने आपको ये बताया कि ट्रायंगल इज द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विद 3 साइड्स, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, triangle has 3 vertex, triangle has 3 angles, triangle has 3 sides, triangle has 3 legs, triangle has 3 axes. Sum of all 3 angles of a triangle is 180 degree. Sum of any 2 sides of the length is equal to, is greater than the third side, or difference of lengths of any 2 sides is less than the third side. Sum of all 3 edges of a triangle is always known as perimeter, and ट्रायंगल्स के नाम बताए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, लेंथ ऑफ साइड्स। फिर मैंने आपको ये बताया कि सिमिलरिटी में जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगलों के बीच की सिमिलरिटी है उसमें इधर 6 नाम हो सकते हैं, उधर 6 हो सकते हैं, हर नाम के सिमिलर एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर होता है। और मैंने कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी बताई, एक कंडीशन है ट्रिपल ए, एक है डबल ए, एक है एसएएस और एक है एसएसएस। लेकिन इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो शुरू होती है एक बहुत स्पेशल थ्योरम से। वो थ्योरम अब मैं आपके सामने कराना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होंगे और पूरे धैर्य और पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप इस थ्योरम को ग्रहण करें। सुनिए, थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। भाई जब तक आप अपने रियल गुरुज के पास रियल रूप में नहीं पहुंच रहे हो, जैसे वर्चुअली आप उनको घर से सुन रहे होंगे, वो भी सेवा कर रहे हैं, मैं भी आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये जो बीपीटी है ये क्या होती है? इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। कभी ऐसा हो कि सीबीएसई में या होम एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में ये आ जाए स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तो बेटा कई बार 5-10% बच्चे घूम जाते हैं। वो कहते हैं यार ये थेल्स थ्योरम तो पढ़ाई नहीं की, ये कहाँ से पूछ ली? जबकि एग्जैक्टली थेल्स ने ये डेवलप की थी और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी इसका एक दूसरा नाम है। तो यदि थेल्स लिखा हुआ आ जाए या बीपीटी लिखा हुआ आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। नंबर 1, तो स्टेटमेंट क्या होती है बीपीटी? स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, तो स्टेटमेंट भी तो देनी पड़ेगी ना हमें। देखो स्टेटमेंट क्या है। I just can't tell you how I am managing the chalks during this time। दुकानें बंद हैं, चौक खरीद नहीं सकते, बिना चौक के पढ़ा नहीं सकते, तो बड़ी मुश्किल से मेरे जो पुराने बच्चे हैं या क्लास वाले हैं या कहीं भी अड़ोस पड़ोस से मैं जुगाड़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी।
बीपीटी की स्टेटमेंट ये है कि इन अ ट्रायंगल, तो पहले थोड़ा ना फिगर से एक्सप्लेन कर देता हूं साथ साथ। ये आपका है एबीसी, ये एक लाइन है एल पैरेलल टू बीसी, ये ध्यान से देखना भैया। इन अ ट्रायंगल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड divides other two sides in equal ratio। सुनो क्या बोला मैंने, इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है तो तीन वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स। ये दो साइड बी ए और सी ए जहां मिल रहे हैं वो ए है, ए बी और सी बी जहां मिल रहे हैं वो बी है, ए सी और बी सी जहां मिल रहे हैं वो सी है। इन अ ट्रायंगल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये लाइन एल है, ये एक साइड बी सी के मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी। इन अ ट्रायंगल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक के पैरेलल है तो उसे तो मिलेगी नहीं, ये तो रूल है, पैरेलल लाइन कभी कहीं नहीं मिलती, इंफिनिटी में मिलती है। एक को नहीं मिलेगी तो बाकी दोनों को तो पक्का कट करेगी। इन अ ट्रायंगल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, बीसी के पैरेलल है तो ए बी और ए सी को तो ये चटका देगी, यानी कहां कहां पे, ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट आपका ई हो गया। इन अ ट्रायंगल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो और प्रोपोर्शनली, कुछ भी वर्ड लिख सकते हो आप। स्टेटमेंट है इन अ ट्रायंगल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो, या डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो की जगह एक सिंगल वर्ड प्रोपोर्शनली भी आप लिख सकते हैं। ये काफी स्टेटमेंट। एक और वर्ड याद रखना भैया, इन अ ट्रायंगल, कभी कभी बच्चे ऐसे लिख देते हैं इन अ ट्रायंगल इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, स्टेटमेंट में इफ नहीं होता, स्टेटमेंट में सिर्फ ये होता है। आपको एनसीईआरटी आपकी बाइबल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, तो आप एनसीईआरटी की सहायता जरूर लें, एनसीईआरटी को ही बाइबल माने, उसी के साथ चलें। इन अ ट्रायंगल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो और डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनल। ये लाइन है, ये बीसी के पैरेलल है, तो बीसी के पैरेलल तो बीसी को तो कभी कट करेगी नहीं। ट्रायंगल एबीसी है, तीन साइडें बीसी के पैरेलल हो गई, तो काटेगी किस किस को, ये एबी को और एसी को। एबी को कहां मिल रही है, डी पे, और एसी को कहां मिल रही है, ई पे। तो मेरे बच्चों क्या हो गया, इसके अंदर आपको मैं अब बताता हूं स्टेटमेंट के बाद में कि गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। देखो आप गिवन बड़ा क्लियर कट बहुत छोटा सा लिख सकते हैं, क्या, इन ट्रायंगल ABC L is parallel to BC, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC। बेटर यह है कि आप पहला वाला लिखो, क्योंकि इन ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन, लाइन का मतलब एक्सटेंडेड बोथ साइड। इन ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड देन इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन द इक्वल रेशियो और डिवाइड प्रोपोर्शनली। क्लियर, गिवन। इसके बाद आता है व्हाट इज टू प्रूव, लाइन डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, यानी कि इसने जो बाकी ए बी और ए सी के टुकड़े किए हैं उनके रेशियो, उनकी लेंथों के रेशियो बराबर होंगे, यानी एडी लेंथ का बीडी लेंथ से रेशियो, एडी अपॉन बीडी मस्ट बी कम आउट टू एई अपॉन ईसी, एई और ईसी के रेशियो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। थ्योरम कंस्ट्रक्शन के साथ चलती है, और कंस्ट्रक्शन वही करेगा जिसने थ्योरम पढ़ रखी हो। ठीक है, या वो और मैथमेटिशियन हो, तो भैया इसकी कंस्ट्रक्शन भी आप नोट कर, क्या, ज्वाइन डी टू सी, देखो ज्वाइन डी टू सी, कोशिश करना है डॉटेड लाइन होनी चाहिए, क्योंकि ये दिखना चाहिए कि ये हमारा एक्चुअल था और ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बी टू ई ज्वाइन D to C, B to E, और फिर ड्रॉ EF, ये DG लिख दो यहां पे, ये EF हो गया। ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB एंड DG परपेंडिकुलर टू AC। EF परपेंडिकुलर टू AB
एंड DG परपेंडिकुलर टू AC। ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। 4 काम किए आपने D को C से ज्वाइन किया, आपने B को E से ज्वाइन किया, आपने DG परपेंडिकुलर AC खींचा, आपने EF परपेंडिकुलर AB खींचा। ये आपकी हो गई। तो क्या था? स्ट्रेट एंड ट्रू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या स्ट्रेट एंड ट्रू थेल्स थ्योरम का मतलब ये है कि इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड देन इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन द इक्वल रेशियोज और इट डिवाइड अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। ये स्टेटमेंट है। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC लाइन L is parallel to BC which meet AB and AC at D and E। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन D to C, ज्वाइन B to E, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर AC एंड EF परपेंडिकुलर AB। अब आता है आपका मेन टारगेट। मेन टारगेट क्या है? इसका प्रूफ, क्योंकि मैथमेटिक्स तो सिर्फ प्रूफ पे चलता है। अब मैं यहाँ पे उस प्रूफ पे जाने से पहले ना कुछ एक छोटी सी चीज आपको बता दूं। वो छोटी सी चीज क्या है? छोटी सी चीज ये है कि जो परपेंडिकुलर वाला सिस्टम है ये आपका, जो ये मैंने परपेंडिकुलर समझाया है ना, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्या क्या परपेंडिकुलर समझाया है? कुछ भी तो नहीं समझाया। देखो ये मैं सेपरेट ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे दोबारा से, कोई रीजन है इसका। ये आपका D है भैया, ये आपका E है, ये बेटा ये ज्वाइन किया था, ये बच्चों ये ज्वाइन किया था। ये परपेंडिकुलर की बात करता हूं मैं, DG। ये जो DG है ना, ध्यान रखना, DG इज परपेंडिकुलर टू AC। DG परपेंडिकुलर टू AC का मतलब क्या है? इसके बहुत सारे मतलब हैं। ये जो आपका DG है ये परपेंडिकुलर AG भी है, ये जो आपका DG है ये परपेंडिकुलर GE भी है, ये जो आपका DG है परपेंडिकुलर AE भी है, ये जो आपका DG है ये परपेंडिकुलर EC भी है। आप कहोगे EC को तो ये मिल ही नहीं रहा। जब किसी लाइन पर, ये लाइन है ना AC, एक एक्सटर्नल पॉइंट D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, सिंगल। तो ये इसके एक्सटेंडेड पे, यानी कि DG इज परपेंडिकुलर AC का मतलब कि DG इज परपेंडिकुलर ऑन एवरी पार्ट ऑफ AC। AC के जितने टुकड़े हैं CE, EG, GA, AE, AC, GC, इन सब पर परपेंडिकुलर यूज होगा इसका, इसलिए बता रहा हूं। सिमिलरली ये जो आपका EF है ये परपेंडिकुलर किस पे है? AB पे। इसका मतलब EF इज परपेंडिकुलर टू AF, EF इज परपेंडिकुलर टू AD, EF इज परपेंडिकुलर टू AB, EF इज परपेंडिकुलर टू ओनली BD, EF इज परपेंडिकुलर टू BF। यानी कि EF AB के हर टुकड़े पे परपेंडिकुलर है। जब ये इस थ्योरम के प्रूफ पे काम आएगा तो आपको क्लिक होगी कि ये क्या बड़बड़ कर रहा था, उस समय पर समझ में। अभी तो लग रहा होगा कि शायद टाइम पास कर रहा है। देखिए प्रूफ, कई बार माँ बाप की भी बात समझ में नहीं आती है, बट यस जब एग्जैक्ट टाइम वो पढ़ता है तो वो स्टेटमेंट याद आती है। क्या वैसे सही कहा। देखो बच्चे, प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। कहेंगे ADE कहां से आ गया यार? अरे भैया हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है हमें। तो AD चाहिए हमें, तो हमें वो ट्रायंगल उठाना पड़ेगा जिसमें AD आ रहा हो। तो ADE, और सीधा चलूंगा तो ट्रायंगल थोड़ी बनेगा, AD की लाइन बन जाएगी। तो ADE, इसका मुझे एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा हटा के बैक करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखो बच्चों, ये जो ADE है ना, इसको मैं थोड़ा सा बाहर ले आता हूं वहां से, और कंप्यूटर के मास्टर हो आप तो आपने सोचा थोड़ी देर के लिए ADE को भाई जी आपने अलग कर दिया। तो अगर बेस में DE लूंगा तो परपेंडिकुलर यहां से आएगा, मैंने बताया था कोई भी लाइन बेस हो सकती है, परपेंडिकुलर उसके अपोजिट से आएगा। अगर बेस में AE लूंगा तो परपेंडिकुलर यहां से आएगा, जो कि DG है। ये भी नहीं लेना, आप कहेंगे पागल हो गया है क्या, ये भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं ले रहा, इसी के पीछे पड़ा हुआ है। भाई AD चाहिए तो आई विल टेक द बेस AD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आई विल टेक हाफ बेस एज AD, बेस एज AD। AD बेस ले लिया, बेस तो कुछ भी ले सकता हूँ, AD भी ले सकता हूँ, DE भी ले सकता हूँ, AC भी ले सकता हूँ। किसी ट्रायंगल की कोई भी साइड बेस हो सकती है। जैसे ही बेस होगा उसी के रिस्पेक्टिव में
हमारे तीनों हाइट्स अलग अलग हो जाएंगी और हाइट हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से आती है। तो मैंने बेस AD ले लिया क्योंकि मुझे AD चाहिए प्रूफ करने के लिए। तो बेस अगर AD है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, EF। ये हमारा हो गया EF। ये क्लियर हो गया आपको कि ये मैंने जैसे लिया इस ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल मेरा था बेटा, देखो दोबारा से ADE, तो इसमें AD अगर बेस है तो EF आपका ऑल्टीट्यूड हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD इंटू EF। हाफ ऑफ AD इंटू EF इसका एरिया हो गया। बेस AD है और हाइट EF। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो काफी गंदा हो चुका है, यहां पे हम आते हैं आपके लिए रब करने के लिए। ये AD के नीचे कौन आ रहा है भाई, BD। तो आप देखो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। BDE का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। देखो भैया BD में BD चाहिए, BDE ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इसको भी मैं बाहर निकालता हूं, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये आपका D, ये है आपका E, ये है आपका B। तो मेरे को तो बेस BD लेना है क्योंकि मुझे BD दिख रहा है, डिनोमिनेटर में BD चाहिए। और बेस तो कोई भी हो सकता है, तो बट कोई भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं BD लूंगा क्योंकि BD भी तो हो सकता है। भाई जो लोग कहते हैं कि ये आदमी बहुत प्राउडी है और ये आदमी बहुत खुददार है, थोड़ा सा ही तो फर्क होता है। प्राउड ये कहता है कि ये सिर्फ मुझे ही आता है और किसी को नहीं, और जो आदमी स्वाभिमानी होता है वो कहता है ये मुझे भी आता है। तो मेरा उतना ही रिस्पेक्ट करो जितना कोई डिजर्व करता है। तो मैं BD भी तो ले सकता हूं, BD हाफ BD इंटू, अगर बेस BD लिया तो परपेंडिकुलर कहां से आएगा, E से। अब याद कर लो मैंने क्या कहा था, ये जो EF है, ये EF इज परपेंडिकुलर, EF इज परपेंडिकुलर ऑन AF, EF is perpendicular on BD, EF is perpendicular on BD, EF AB के हर टुकड़े पे परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, हाफ बेस BD और परपेंडिकुलर EF। बाहर जा रहा है, मैं बार बार आपको क्यों बता रहा था पहले कि हर चीज का कोई रीजन है, कि कोई भी बेस ले सकता हूं और कोई भी हमारा जब बेस लूंगा, इस बात को दोबारा देखो, मैंने क्या कहा था आपसे, अगर आपने बेस BD लिया है और ट्रायंगल BDE की बात कर रहे हो, तो BD बेस लेने में B और D तो आपने वर्टेक्स यूज कर लिए, वर्टेक्स कौन सा यूज नहीं किया, E। तो परपेंडिकुलर कहां से आएगा, हाइट कहां से आएगी, E से। ये आपकी EF हाइट है, और ये जो EF है ये बिगिनिंग में ही बता दिया था कंस्ट्रक्शन में कि EF इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इसका मतलब EF AB के हर टुकड़े में परपेंडिकुलर है, तो EF BD पर भी परपेंडिकुलर है क्योंकि BD EF का एक टुकड़ा है। EF से EF कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ये आ गया AD अपॉन BD इक्वेशन नंबर। तो ये एक आपका रिलेशन बन गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। कुछ LHS बनती दिखाई दे रही है मेरे, कम टू RHS। AE चाहिए, AE चाहिए तो आप AED पे आ जाओ। इसको मैं दोबारा बना देता हूं क्योंकि बहुत बारी में इस पे ओवर राइटिंग हो गई है, तो मैं इस ट्रायंगल को दोबारा से आपके लिए क्रिएट कर देता हूं ताकि क्लैरिटी शायद कुछ और बढ़ जाए, और बिना क्लैरिटी के तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये L है, ये D है, ये E है, ये आपका DG परपेंडिकुलर है, ये आपका EF परपेंडिकुलर है, और ये B से C ज्वाइन किया था, ये B से E ज्वाइन किया था। अब AE चाहिए तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AED। आई विल राइट हियर एरिया ट्रायंगल AED। AED का एरिया बेस AE लेना पड़ेगा। तो देखो ये AED कुछ ऐसा है, A ये E ये D, पर अगर बेस AE लिया है तो वर्टेक्स B से हाइट है, D वर्टेक्स से हाइट का नाम क्या है यहाँ पे, DG। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ट्रायंगल AED इज इक्वल टू हाफ बेस AE लेना पड़ेगा। आई एम बाउंड टू टेक AE क्योंकि AE मुझे चाहिए। AE अगर बेस लिया है तो DG इसकी हाइट होगी, तो यहाँ हम DG लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। AE के नीचे क्या चाहिए, EF, ओ सॉरी EC। ये हमें प्रूव करना है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये AC के लिए मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा DEC,
या सीईडी, एक ही बात है ना, 6 तरह से नाम लिखेंगे, एरिया सेम रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। सीईडी ये ट्रायंगल ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे और ये रहा ऐसे, ये है ई, ये है सी, ये है डी। अब इसका एरिया चाहिए और बाउंड फिक्स्ड है बेस हमारा ईसी। बेस अगर ईसी फिक्स है तो परपेंडिकुलर यहां से आएगा। अब फिर वही बात याद कर लो कि डी से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर डीजी, जो डीजी है वो पूरे एसी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब डीजी एसी के हर हिस्से पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब डीजी सीई पर परपेंडिकुलर है। तो ये लो, हाफ बेस तो मैंने ले लिया सीई और परपेंडिकुलर हो गया डीजी। ये तो ये आपको मैंने बता दिया, मैं पहले क्यों चिल्ला रहा था आपके लिए, ऐसा करो ऐसा करो। ये अगर बेस है तो परपेंडिकुलर डी से आएगा और एक्सटेंडेड पे मिल रहा है, और ये मैं बता चुका हूं कि डीजी पूरे पे परपेंडिकुलर है तो डीजी ईसी पर भी परपेंडिकुलर ही होगा। कैंसिल हो गया, आपसे आप डीजी से डीजी, ये आ गया एई अपॉन ईसी, इक्वेशन नंबर। हाँ, सोचते हैं इनको इक्वल कैसे किया जाए, इसको इसके बराबर कैसे किया जाए। हाँ, अगर LHS बराबर हो जाए दोनों इक्वेशनों की, तो दोनों की LHS बराबर है तो दोनों की RHS बराबर लिख सकते हो जाए तब ना। अब वो करने के लिए इसमें LHS में भी तो लफड़ा है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये है। तो दोनों के पहले न्यूमरेटर्स की बात कर लेते हैं। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। शुरुआत में क्या बताया था, एक ट्रायंगल के 6 नाम होते हैं, लेकिन 6 के 6 नामों का एरिया सेम होता है। ADE और AED सेम ट्रायंगल, तो क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल AED इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। भाई ADE बोल दो चाहे AED बोल दो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ट्रायंगल तो भैया नाम ही तो अलग है, सेम ट्रायंगल्स, इनके एरियाज बराबर हैं। ADE का एरिया AED के बराबर। क्वेश्चन कम्स BDE और CE, ये तो सेम नहीं, ये है BDE, ये है CDE। DE इनका कॉमन बेस है और DE और BC पैरेलल है। याद करो अब मेरे बहन भाइयों को जो आपको 9th में पढ़ाते थे, if two triangles are on same base and between same parallel lines then they are equal in area, geometry of class 9। इसीलिए 10th में आने के लिए 9th पास करना जरूरी होता है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का एरिया CED के बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस DE और दोनों DE और BC पैरेलल लाइनों के बीच में। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बिकॉज दे आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 के LHS का न्यूमरेटर और इक्वेशन नंबर 2 के LHS का न्यूमरेटर सेम है। इक्वेशन नंबर 1 के LHS का डिनोमिनेटर और इक्वेशन नंबर 2 के LHS का डिनोमिनेटर सेम है। ये दोनों भी एरिया बराबर है बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये दोनों भी बराबर है क्योंकि दोनों का नाम अलग अलग है, एरिया सेम है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 LHS of 1 is equal to LHS of 2। अगर दोनों की LHS बराबर है तो RHS आर बाउंड टू इक्वल। इसका मतलब AD अपॉन BD is equals to AE अपॉन EC। ये हो गया AD अपॉन BD is equals to AE अपॉन EC। चलो थ्योरम तो प्रूफ हो गई, लेकिन इस थ्योरम को थोड़ा सा और एक्सटेंशन देना है क्योंकि वो नहीं दिया तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। इसलिए इतना तो याद रख लो कि स्ट्रेट एंड ट्रू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या स्ट्रेट एंड ट्रू थ्योरम इन अ ट्रायंगल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। गिवन इन ट्रायंगल ABC DE और L इज पैरेलल टू BC टू प्रूव AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्शन में ये ज्वाइन किया, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बहुत सारे तरीके से होते हुए मैं आपको प्रूफ तक ले आया। अब अलाइड रिजल्ट्स, ये अलाइड रिजल्ट्स कैसे हैं, क्या हैं, क्यों हैं, ये बात भी भाई लोग आप समझ लो। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा होगा लेकिन परेशान ना हो। अगर आपको क्लैरिटी बढ़ती है, अगर आपको कंसेप्ट के साथ जाना है
तो इतना बड़ा दुख भी आपको नहीं लग रहा होगा ये देखने में जितना कोई सोच रहा होगा। ये क्वेश्चन है आपका ABC। ट्रायंगल हो गया, एक्सटेंशन कर रहा हूं इस थ्योरम का, ये लाइन L हो गई, ये पॉइंट D हो गया, ये E हो गया, ये इसके पैरेलल। एक रिजल्ट आपने अभी भी प्रूव किया है कि AB अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आप प्रूव कर चुके हैं। आपको छोटी सी बात बोलूं, 1/2 और 3/6 बराबर हो, इसका इनवर्स कर दूं तो 2/1, इसका इनवर्स कर दूं तो 6/3, ये भी इक्वल है। यानी कि अगर A बाई बी C बाई D के बराबर है तो B बाई A D बाई C के बराबर होता है। कौन सी नई बात है? नई तो नहीं है, लेकिन हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल, कहां से आ गई है? देखो, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब इसका रिवर्स BD अपॉन AD और इसका रिवर्स EC अपॉन AE, ये बराबर है। और इसका रीजन होता है बाय इनवर्टेंडो। ये देखो, मैंने थोड़ा सा आपको स्पेलिंग नहीं दिखाई दी, जो कि मैंने बताया ना कि मुझे ड्राइंग और मेरी हैंड राइटिंग कुछ ऐसी है कि जब मैं लिख देता हूँ और 1 घंटे बाद आता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या लिखा है। सो कोई ऐसी नहीं, ये मेरे पास अपनी चमत्कारिक गुण है एक ऐसा, बट आपको मेरे साथ शब्दों के साथ क्लियर करना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है बाई इनवर्टेंडो। अभी मैंने बताया था कि if A upon B equal to C upon D, then B upon A equal to D upon C। कोई चीज अगर हमारे दो वैल्यू सीधे इक्वल हैं तो उल्टे भी इक्वल होते हैं, उसका रीजन होता है बाई इनवर्टेंडो। ये रिजल्ट 2 हो गया। देखो, बीपीटी के 2 रिजल्ट हो गए। क्या क्या हो गए? ये ट्रायंगल है ABC, ये DE पैरेलल है, इसके पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। पहला रिजल्ट, मास्टर रिजल्ट कर दिया। दूसरा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन AE बाई इनवर्टेंडो। अभी और भी हैं यार, वही तो बात है। मान लो मैंने ये उठा लिया, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मैंने कहा एडिंग 1 बोथ साइड्स, 1 ऐड कर दिया, एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे? BD अगर एलसीएम हो गया तो क्या हो गया? BD प्लस AD। 1 ऐड करने से दोनों साइड फर्क नहीं पड़ेगा ना, बैलेंस कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ क्या हो गया? EC एलसीएम आ गया तो ये क्या हो गया? AE प्लस EC। अब भैया ये देखो, AD प्लस BD, जरा जाओ फिगर में, AD प्लस BD ये मिलके पूरा क्या हो गया? AB। दिस इंप्लाइज क्या हो गया? AB। ये तो AB हो गया, नीचे BD है, रहने दो। और AE प्लस EC, देखो ये रहा AE और ये रहा EC, ये मिलके AC हो गया और नीचे क्या है? EC। एक रिजल्ट और आ गया यार, ये तो 3 बीमारी हो गई। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC 1, इसका उल्टा 2, इसमें 1 ऐड किया तो कुछ ये बन गया AB। देखो बेटा, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन EC। सिमेट्री चल रही है, पूरी लाइन अपॉन नीचे वाला हिस्सा इज इक्वल टू पूरी लाइन अदर एंड अदर लाइन का नीचे वाला हिस्सा। अब क्यों ना यार याद आया, इसमें भी इनवर्टेंडो लगा दो। जब AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन EC बराबर है तो उल्टा करने से क्या हो जाएगा? BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। ये लॉजिक। अब तो 4 रिजल्ट हो गए, 1 2 3 4। एक ये था, इसका उल्टा किया तो ये आ गया, इसमें 1 ऐड किया तो ये आ गया, इसका उल्टा कर दिया तो ये आ गया। अब आपके दिमाग में आया सर इसमें भी तो 1 ऐड कर लूं, तो भैया मैं आपके कहने से इसमें भी 1 ऐड कर देता हूं। BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE एडिंग 1 बोथ साइड्स। कोई बड़ी बात नहीं है, एलसीएम फिर आपका AD आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? AD प्लस BD इज इक्वल टू क्या हो गया? AE एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा? EC प्लस AE। तो AD प्लस BD मिलके क्या हो जाएगा? AB और नीचे क्या है? AD। तो ये हो गया AD प्लस BD, तो पूरा AB हो गया, नीचे AD और EC प्लस AE मिलके AC हो गया, और ये हो गया हमारा AE। 5वां रिजल्ट आ गया। इसको भी उल्टा कर लो भाई, जब सबको कर रहे हैं तो इसकी भी बात सुन लो। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। 6ठा रिजल्ट हो गया बीपीटी का। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 रिजल्ट, और 6 मैंने आपको ये बता दिया। और इसमें मैं आपको फिर एक बार क्विक रिवीजन देना चाह रहा हूं इन 6 रिजल्टों का।
समझाने के लिए। कैसे? देखो जब पेपर में आएगा ना तो आप 6 के 6 मत करना, पेपर में तो सिर्फ आपको मास्टर रिजल्ट करना है, लेकिन एप्लीकेशंस आती हैं तो एप्लीकेशंस में ऐसा है, मान लो ये ट्रायंगल है ABC और ये आपका D पॉइंटर, ये आपका E पॉइंटर, ये इसके पैरेलल है। आपको पढ़ना है क्या? एक रिजल्ट तो हो गया AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, पहला रिजल्ट मास्टर रिजल्ट। दूसरा इसका उल्टा BD अपॉन DA तो इधर से CE अपॉन EA। तीसरा पूरा AB अपॉन AD, पूरा AC अपॉन ऊपर का पोर्शन AE। फिर इसका उल्टा AD अपॉन पूरा AB इज इक्वल टू AE अपॉन, ये चौथा। पांचवा पूरा AB अपॉन BD इज इक्वल टू पूरा AC अपॉन EC, पांचवा हो गया। छठा लोअर पोर्शन BD अपॉन BA इज इक्वल टू CE अपॉन CO। ये 6 रिजल्ट हैं। एप्लीकेशन बहुत है, क्वेश्चन जब कराएंगे तो पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये मैंने आज आपको ट्रायंगल क्या है, बीपीटी क्या है, अलाइड रिजल्ट्स क्या है, बीपीटी का कन्वर्स क्या है। बीपीटी का कन्वर्स ये है कि यदि किसी ट्रायंगल के अंदर, इफ इन एनी ट्रायंगल a line is drawn, I am not using the word parallel in a triangle, I am talking to explain you about the converse of BPT. In a triangle, if a line is drawn to intersect its two sides in such a way that their ratios of lengths are equal, then line will be parallel to third side. In a triangle, if a line is drawn in such a way that it divides other two sides in same ratio, then it will be parallel to third side. यानी कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, या उल्टा इसका BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, या AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, या इसका उल्टा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, या आपको ऐसे दे दिया जाए AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन EC, या इसका उल्टा BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। यानी कि जो 6 रिजल्ट बीपीटी के हैं उनमें से अगर कोई भी रिजल्ट ट्रू हो तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है। कन्वर्स का यही मतलब है कि जो वहां गिवन था वो यहाँ ट्रू हो जाए, ट्रू था वो गिवन हो जाए। बीपीटी में क्या था, इफ अ लाइन इज पैरेलल देन इट डिवाइड अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, और यहाँ पे क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू डिवाइड टू साइड्स प्रोपोर्शनली देन लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हमारा कन्वर्स है, इसका डेरिवेशन भी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर करूंगा, है ना। तो मैंने आपको ट्रायंगल 6 नाम, एरिया, क्यों, क्या, कैसे, क्यों बराबर, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर का डिफरेंस, ये सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की। और एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में, जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम करता हूँ, वह हमारे प्रिंसिपल साहब की मुझे अपनी एक बात बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, वो याद आई, अचानक से आपको शेयर करता हूँ। लाइफ की किसी भी फेस में एक बात याद रखो, उनकी एक स्टेटमेंट होती है मेरे प्रिंसिपल साहब की कि अगर मन का हो तो अच्छा, मन का नहीं हो तो और भी अच्छा। ट्राई टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। देखो बच्चों, आप सब जानते हो, आपके पेरेंट्स और पूरा वर्ल्ड और हर मानव, हम लोग काम कर रहे होते हैं और उस काम के ना 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कोई आदमी तो एक उनमें से किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, कोई 2 के लिए, कोई दोनों के लिए और कोई किसी के लिए नहीं। तो मेरा कहने का मतलब वो 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक होता है काम करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव आई विल गेट सक्सेस, दूसरा होता है आई विल गेट सेटिस्फाइड। बच्चों, जिंदगी बहुत बड़ी है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, आपको इस इंडिया को सुपर ऑफ द सुपर पावर, बेटर देन बेस्ट बनाना है। इसलिए मैं थोड़ा सा शिक्षा के साथ ज्ञान की भी बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप 1 मिनट जरूर देंगे। जस्ट प्लीज लिसन। सक्सेस इज डिफाइंड बाय अदर, सेटिस्फैक्शन इज डिफाइंड बाय योर ओन कॉन्शियस। आपकी अंतर आत्मा सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करती है और आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपको जानने वाले, आपकी सक्सेस को जानने वाले सक्सेस को डिफाइन करते हैं। बट प्लीज सक्सेस के पीछे ना जाओ। जो आपकी अंतर आत्मा जो चीज फ्री की है, सांस और नींद,
जो इंपॉर्टेंट है, नींद तभी आएगी जब आप सेटिस्फाइड होंगे, और सेटिस्फाइड तब होंगे जब आप अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम कर रहे होंगे। तो आप सेटिस्फेक्शन के लिए काम करिएगा। जब आप सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन का बाई प्रोडक्ट है सक्सेस। सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम। दूसरी इसी में बात बताऊं आपको, शायद एक आधे मिनट और लगाता हूं मैं, कि हमारा देश में बहुत बहुत ऋषि मुनियों का रहा है और हमेशा रहेंगे। सेवक और सेवा भाव इस देश में जुड़ा हुआ है। लोग, बहुत सारे लोग सेवा भाव से काम शुरू करते हैं, बहुत सारे अपने लिए करते हैं, बहुत सारे दूसरों के लिए करते हैं, सब ब्ला ब्ला। तो वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे थे और तब वो बहुत सक्सेसफुल माने जाते थे। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, सारे गण ये कहते थे कि यार बहुत सक्सेसफुल है, बट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि आप वेद व्यास जी परेशान क्यों रहते हो? बोला कि नारद जी मैंने 17 पुराण लिख लिए, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा एक ऐसा पुराण लिखो जिसके अंदर आप भगवान का वर्णन करो, उनके गुणों के बारे में लिखो। तब वेद व्यास जी ने 18वां पुराण भागवतम लिखा था। और भागवतम जब 18वां पुराण लिखा था तो उसको लिखने के बाद उनको सेटिस्फेक्शन मिला। वो था अबाउट द मोटिवेशन एंड अबाउट द स्पिरिचुअल पावर एंड अबाउट द वर्णन ऑफ गॉड लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के बारे में, बड़ाई करने के बारे में, इंस्पायर करने के बारे में लिखा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मैसेज क्या है? Whenever you are working for the satisfaction, तो सबसे पहले आपका मोटो सही होना चाहिए। दूसरा, आपकी मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए। फिजिकल से पहले मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए। यार ब्रूस ली का एक पैर क्या था, छोटा बड़ा कुछ था, मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ फिट थी। अभी हमारे देश में एक लड़की, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ट्रेन के नीचे गिर गई थी और उसके ऊपर से नीचे से ट्रेन जाती रही थी और वो लास्ट में हिमा दास शायद उसका नाम है, जो एवरेस्ट चढ़ के आई है। वो मेंटल हेल्थ, आप अपनी मेंटल हेल्थ सही रखिएगा। वो कहाँ से सही रहेगी? जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे, जब आप पॉजिटिव चीजें देखेंगे, जब आप अच्छा कर्म करेंगे, जब अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे, अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली ये मेंटल हेल्थ सही होगी। जिसकी मेंटल हेल्थ सही है उसकी फिजिकल हेल्थ भी सही हो जाएगी बाय ईटिंग गुड एंड वैल्यूएबल एंड रिक्वायर्ड एंड बैलेंस्ड डाइट। और जब आपकी ये दोनों चीज सही हो जाए, देन प्लीज बियर अ ग्रेट ऑर्नामेंट ऑफ करेक्टर, क्योंकि आपको पता है हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो बी अ पर्सन ऑफ योर गुड करेक्टर एंड गुड वर्ड्स, जो कहते हो उसका पालन करो। कहने से पहले सोच लो। ये जब आप कर लोगे तो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, आप अपने टारगेट पर पहुंचेंगे, आप अपना गोल अचीव करेंगे और आप ऐसे लोगों के ही टच में रहें जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको इंस्पायर करते हो, जो आपको शाबाशी देते हो और जो आपको आगे बढ़ते हुए देख के खुश रहना चाहते हो। और उनमें से आपकी माता और आपके पिता, दो की तो गारंटी है, कुछ गुरु भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए उसके अलावा जो भी लोग आपको गलत और अंधकार की तरफ ले जाते हो या जो आपको डीमोटिवेट करते हो, काइंडली मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस, जैसा कि आप रिस्पेक्टेबल सोशल डिस्टेंस इस कोरोना के टाइम में मेंटेन कर रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का ये स्टार्ट था 21वीं वीडियो का अबाउट द सिमिलर ट्रायंगल। इमीडिएटली आफ्टर इट आई विल ट्राई टू डिलीवर यू माय नेक्स्ट वीडियो वेयर कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड एरिया सिमिलरिटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के पास कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, और फिर दूसरे क्वेश्चंस वगैरह बना के दूंगा। और ये मैं चाहता हूँ कि मेरे फौजी भाइयों के पास ये कंटेंट उनके बच्चों के पास जरूर पहुंचे, क्योंकि मैं तो देश की सेवा फौज में जाके नहीं कर पाया, लेकिन इस स्टेज पे मैं ऐसा जरूर कर सकूं, मेरा यही उद्देश्य है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बी एट होम, स्टे एट होम, सेफ, थैंक यू।